हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, अश्वथ की हंसी कॉल ऑफ डेथ जैसे फील हो रहा था। डॉक्टर गुप्ता को पछतावा हो रहा था कि उन्होंने क्यों जेना का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि अश्वथ आर्यन कितना डेंजरस पसंद है। अश्वथ बोला, अपनी बर्बादी देखना चाहोगे? और टीवी ऑन कर दिया, जिसमें न्यूज में अभी जो उन्होंने कन्फेस किया था वह दिखाया जा रहा था और यह भी बताया जा रहा था कि डॉक्टर गुप्ता को पूरे देश में ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। डॉक्टर गुप्ता को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका है। तभी सेल्वन ने उसके बांह पर एक ड्रग इंजेक्ट किया। डॉक्टर गुप्ता बोले, यह क्या इंजेक्ट किया है तुमने? अश्वथ बोला, पता चल जाएगा अभी। मुझे धोखा देने की सजा है ये। सेल्वन ले जाकर उसके घर के सामने फेंक दो, वैसे भी इसकी इज्जत जो कमाई थी अब खत्म हो चुकी है। सेल्वन बोला, यस बिग बॉस। और डॉक्टर गुप्ता की रस्सियां खोलने लगा। वहीं डॉक्टर गुप्ता की आंखें बंद होती जा रही थी और वो बेहोश हो गए। सेल्वन उन्हें लेकर चला गया और अश्वथ खुद से ही बोला, मिसेज जेना, अब आपको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी वजह से मैंने अपनी छोटी गिलहरी को रुलाया है। इसकी कीमत तो आपको सूद समेत अदा करनी होगी। डॉक्टर गुप्ता के कन्फेशन में जेना का नाम भी बार बार इंक्लूड हुआ था और जेना ने ही यह सब किया था। अश्वथ ने के हाउस पुलिस भेज दिया था। उसने जेना के खिलाफ केस फाइल कर दिया था। यह न्यूज इतनी तेजी से इंटरनेट पर भी फैला कि हर कोई मिसेज जेना और डॉक्टर गुप्ता को टारगेट कर रहा था। मिसेज जेना के तो यह न्यूज देखकर होश ही उड़ गए थे। वहीं चरन्या, रयान और मिस्टर आर्यन के भी होश उड़ गए थे कि जेना ऐसा कुछ भी कर सकती है। अश्वथ उस कन्फेशन क्लिप में दिखाई नहीं दे रहा था और ना उसकी कई बातें थी, मतलब एडिट करके हटा दी गई थी। मिसेज जेना बोली, ये सब सच नहीं है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह रियली मॉम, कितना झूठ बोलेंगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। बाहर मीडिया का पूरा हुजूम खड़ा है। आप इतनी लालची होंगी, पता ही नहीं था आपको सिर्फ दूसरों का घर उजाड़ना आता है। चरन्या उन पर चिल्लाई। रयान गुस्से में बोला, मुझे यकीन नहीं होता आप इतनी गिर सकती हैं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई अश्वथ भाई के साथ ऐसा करने की? क्या आपको डैड का दर्द दिखाई नहीं देता? अगर डैड ने अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर भी दिया था, आपको क्या लगता था अश्वथ भाई ले लेते? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है आपकी इस हरकत के बाद अश्वथ भाई आपको छोड़ देंगे? आपका जी नहीं भरता, ना उन्हें तकलीफ देकर इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, ना फिर भी आपकी दूसरों की दौलत पर नजर है। चरन्या बोली, आपकी वजह से मैं सिंगल मदर बनकर रह गई। आपकी वजह से आज मेरा बेटा अपने डैड के बिना पला है। आपकी ही वजह से भाई के दोस्त की बहन ने सुसाइड की थी। आप ही अश्वथ भाई को बदनाम करना चाहती थी ना। उन्होंने क्या बिगाड़ दिया है आपका जो उनके साथ ऐसा कर रही हैं? आपने उनकी मॉम का घर तोड़ दिया, उन्हें बेघर करवा दिया, सारी दौलत देकर गए थे वो। इतना सब लेकर भी आपका पेट नहीं भरा। वह तो हमारी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करते, ना ही कभी किसी भी तरह से हमें हर्ट किया। आप ही हैं जो बेवजह पीछे पड़ी हुई हैं। रयान बोला, आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? हम यहाँ हमारी फैमिली एक हो जाए, हमें वह एक्सेप्ट कर ले, ये कोशिश कर रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली बनकर रहना चाहते हैं और आप किसी गली सोप की वैम्प बनकर सब खराब कर रही हैं। पहले वह कम से कम हमसे बात तो करते थे, पर अब वह हमें देखना भी नहीं चाहते। अब आपकी इस हरकत की वजह से वह हमारे वजूद से भी नफरत करेंगे। जेना उनकी बातें सुनकर गुस्से में आकर चिल्लाते हुए बोली, हाँ मैंने सब किया, तुम दोनों के लिए किया, अपने लिए किया। मुझे शुरू से ही ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी, इसलिए ही मैंने तारुश को अपने झांसे में लिया। कॉलेज टाइम से ही तारुश से प्यार करता था, पर उस वक्त मैं कॉलेज के ही एक अमीर लड़के के साथ थी, इसलिए मैंने तारुश को कभी भाव नहीं दिया। लेकिन उस लड़के ने अपने माँ बाप के कहने पर मुझे छोड़ दिया। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आया, पर मैंने बहुत जल्दी ही दूसरा बॉयफ्रेंड खोज लिया। तारुश की तब तक शादी हो गई थी और बच्चे भी थे। उस लड़के ने भी मुझे छोड़ दिया और अचानक मेरी मुलाकात तारुश से हो। तारुश मुझे नहीं भूला था और इसी बात का मैंने फायदा उठाया। मिस्टर आर्यन सोफे पर बैठकर सिर झुकाकर सब सुन रहे थे। जेना बोली,
मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने बहुत सोच समझकर प्लानिंग की और तारुश को इन सब में फंसा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसके ही बच्चे की मां बनने वाली हूं, पर मैं ही जानती थी कि चरन्या किसकी बेटी थी। जब रयान ने ये सच सुना वह हैरान रह गया। जेना बोली, मैंने पूरी तरह से तारुश का ब्रेन वॉश कर दिया था। ओमजा को गलत साबित कर दिया कि वो उसके और हमारे बीच आ गई है, पर उस उज्जवल ने हम दोनों को देख लिया था और उसने सबको बता दिया। मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया। तारुश ने जो पहले से मेरे कंट्रोल में था, उसने सारी फसाद की जड़ उज्जवल को ही माना। उसके सिर पर मेरे प्यार का भूत इस कदर सवार था कि वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। वह सबको अपना दुश्मन समझने लगा। उसने खुद अपने घर वालों को बेघर कर दिया और उज्जवल से भी बदला लिया। उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी और बाद में मैंने उज्जवल को जान से मार दिया। तभी यही कन्फेशन न्यूज में भी दिखाया जाने लगा, क्योंकि अश्वथ ने के हाउस के सारे कैमरों को हैक कर लिया था और उसका सीधा लाइव टेलीकास्ट कर दिया था और तभी पुलिस भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब बोले, काफी अच्छी प्लानिंग कर लेती हैं आप। अब बाकी की प्लानिंग आप जेल में बैठकर करिएगा। किसी डेली सोप सीरियल की वैम्प भी इतनी प्लानिंग नहीं करती होगी जितना आपने किया। मतलब उज्जवल आनंद का भी कत्ल करके बची हुई हैं। जेना ने जब आवाज की तरफ देखा, इतने सारे पुलिस वालों को देखकर उसके होश उड़ गए और उसने टीवी की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ पर जो कह रही है वह सब न्यूज में कैसे दिखाया जा रहा है। उसे तो जैसे सदमा ही लग गया था। एक जगह पर पत्थर की तरह जमकर खड़ी थी। एक लेडी कांस्टेबल आए और उसके हाथों में हथकड़ी पहनाने लगी। इंस्पेक्टर साहब बोले, मिसेज आर्यन, मिस्टर अश्वथ आर्यन ने आपके खिलाफ केस फाइल किया है और आपने तो एक मर्डर का करने का भी कन्फेशन किया है। ये तो लाइव हो गया है। अब बाकी की कन्फेशन जेल में करना हम आपके मुंह से आपने जितने लोगों को भी मारा होगा या फिर उनके साथ कुछ गलत किया होगा उगलवाही लेंगे। यकीन मानिए मिस्टर अश्वथ आर्यन ने आपके लिए जेल में स्पेशल अरेंजमेंट करवाया है। आप हर दिन हर मिनट में उस पल को कोसने लगेंगी जब आपने आर्यन फैमिली में कदम रखा था। उस वक्त को कोसेंगी जब आपने अश्वथ आर्यन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की थी। जेल में आपका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। हमें इसके लिए स्पेशली अश्वथ आर्यन ने इंस्ट्रक्शन दिया है। सबको समझ आ रहा था कि इंस्पेक्टर साहब के कहने का क्या मतलब था। इसका यही मतलब था कि अश्वथ जेना की जिंदगी नर्क से भी बदतर करने वाला है और कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करने वाला था। जेना ने जब ये सुना वह तो डर से कांपने लगी, भले ही वह कितनी भी शातिर क्यों न हो। वो अच्छे से जानती थी कि अश्वथ आर्यन उससे बख्शने वाला नहीं है। भले पहले उसने छोड़ दिया था, पर इस बार वो उसे छोड़ेगा नहीं। आखिर इतने सालों तक उसने जितने भी बुरे कर्म किए थे उसका फल उसे सूद समेत मिल रहा था। उसने भी नहीं सोचा था कि अचानक से उसकी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। उसने पहले भी कई बार अश्वथ और आदित्य को मरवाने की कोशिश की थी और अश्वथ ने जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया था। जेना अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझने लगी थी कि अश्वथ को पता नहीं है कि वो हमला करवा रही है, पर उसे क्या पता था कि अश्वथ मौके की तलाश में है और उसे इस तरह ऐसा झटका देगा। पुलिस जेना को पकड़ कर ले गई। अश्वथ ने जितनी बार भी जेना ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी उनके सबूत पुलिस को दे दिए थे और ऊपर से जेना ने खुद कबूल किया था कि उसने उज्जवल आनंद का मर्डर किया है और उसे एक्सीडेंट साबित करवा दिया था। हर न्यूज चैनल में यही न्यूज छाई हुई थी जेना की। इस न्यूज की वजह से के कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे थे और मिस्टर आर्यन तो इस हालत में नहीं थे कि वह ये सब हैंडल कर पाते। उन्हें गहरा सदमा लगा था और वह पहले से ही टेंशन में थे और जेना का ये सब पता चलते ही वह गिल्ट से भर गए थे और खुद को दोषी मान रहे थे। आखिर सारी फसाद की जड़ वही तो थे। उन्होंने इस चीज का इतना टेंशन ले लिया कि वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। उन्हें ऐसे देखकर चरन्या और रयान डर गए और जल्दबाजी में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में मिस्टर आर्यन का इलाज चलने लगा। वहीं जेना जेल में आधे घंटे में ही पागल हो गई थी और पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसे अश्वथ के कहने पर टॉर्चर किया जा रहा था। वह पागलों की तरह पुलिस वालों पर चिल्लाए जा रही थी, उन्हें धमकी दे रही थी कि वह मिसेज जेना आर्यन है, वह उन्हें छोड़ेगी नहीं। एक लेडी कांस्टेबल का दिमाग खराब हो गया। उसने उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोली, बहुत हो गया मैडम, इतनी अकड़ तो जेल में आने के बाद कोई नहीं दिखाता जितना तुम दिखा रही हो। जानती भी हो किसका मर्डर किया है तुमने? उज्जवल आनंद, जिसे लोग समझते थे कि वह अचानक गायब हो गई है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ से बाहर निकल जाएगी?
अभी तू यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, सीधे यमराज के पास जाएगी, क्योंकि तेरे खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं ना कि तुझे फांसी होने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। और तूने तो आशीष आर्यन और उनकी बीवी नंदिता आर्यन को भी मरवाया है, तीन लोगों को मारा है, और अश्वथ आर्यन और उसके छोटे भाई को न जाने कितनी बार जान से मरवाने की कोशिश की है। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? अपना चिल्लाना बंद कर, वैसे भी अब तू सिर्फ नाम की मिसेज आर्यन रह गई है, तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। काफी समय पहले से ही अश्वथ आर्यन अपने बड़े पापा और बड़ी माँ के एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था। आज फाइनली पता चल गया कि वह काम भी तूने ही किया था और झटके से छोड़ दिया। आधे घंटे में ही जेना की हालत बद से बदतर हो गई थी। मल्लिक हाउस में आयशा निया से बोली, आपको उन दोनों औरतों को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। वो दोनों औरतें शक्ल से ही गिरी हुई और चालबाज नजर आती हैं। और मिसेज सहाय के बारे में सब लोगों को पता है। जब आपके साथ उन लोगों ने इतने सालों तक जानवरों से भी गए गुजरे बिहेव किया, फिर भी आप दोनों को लेकर आ गई। बॉस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उनका गुस्सा नहीं जानती हैं। आपको नहीं लगता कि आपने ये करके अपने और बॉस के बीच खुद ही दूरियां लाना शुरू कर दिया है? मैंने देखा वह दोनों औरतें घर को ललचाई नजरों से देख रही थी। निया जो किचन में सब्जी काट रही थी, वह एक गहरी सांस लेकर बोली, जानती हूँ मैं, तुम चिंता मत करो। वह दोनों अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझती है। मुझे उनसे बदला लेने का कभी मौका ही नहीं मिला। उन्हें मैं लाई ही इसलिए हूँ ताकि उनसे जी भर के बदला ले सकूँ। मुझे पता है वो लोग मुझसे बदला लेने या फिर मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच रहे होंगे। आयशा ने जब ये सुना, वह हैरान होकर उसे देखते हुए बोली, आप करना क्या चाहती हैं? आपने बॉस को नाराज कर दिया। यहाँ पर हम सब की टेंशन के मारे हालत खराब हो रही थी। आप एकदम मस्त चिल आउट कर रही थी। सच बताऊं तो मैंने भी सोच लिया था कि आप बेवकूफ हो, पर बीच में ही निया बोली, पर क्या? आयशा मुस्कुराते हुए बोली, आप तो रॉकिंग निकली, यू नो वॉट। मुझे ना एडवेंचर करने का बहुत शौक है, प्लीज मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लीजिए। वैसे भी ना मुझे वह दोनों औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भी अपना हाथ साफ करना चाहती हूँ। और ऐसे हाथों को झाड़ने लगी जैसे अभी जाकर मिसेज सहाय और चार्वी को धोबी पछाड़ देकर आ जाएगी। निया बोली, क्यों नहीं, वैसे भी मैं अकेली यह सब नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी वो दोनों बहुत खतरनाक है। मैंने अपनी माँ को मरते हुए देखा है। अपनी आंखों के सामने उस औरत ने मेरी माँ को मार डाला और यह कह दिया कि मेरी माँ गलती से सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। लेकिन सच तो ये था कि उसने मेरी माँ को जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का दिया था। मुझे मिसेज सहाय को जेल पहुँचाना है, कैसे भी करके। पीछे से ज्योति जी बोली, तुम्हें इस हालत में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है मैं हैंडल कर लूंगी। ऐसे लोगों को मैं हैंडल करती आई हूँ। निया और आयशा ने पीछे मुड़कर देखा। ज्योति जी हाथ बांधे खड़ी थी। ज्योति जी बोली, मुझे अच्छे से पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस हालत में ऐसा कुछ करो। तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करनी चाहिए, ना कि यह सब याद करना चाहिए। उन दोनों माँ बेटी को मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी मैं क्रिमिनल लॉयर रह चुकी हूँ। उस औरत को जेल पहुंचाने का काम मेरा है। और जहां तक बात मिस्टर सहाय की है, उनके ऑपरेशन के लिए उन्हें यूएसए पहुंचाया जा चुका है। यहां से इंडियन मेडिकल टीम भी साथ में गई है और फॉरेन डॉक्टर की टीम भी वहां होगी। मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, बस तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। उन्होंने सख्ती बरतते हुए कहा। निया कुछ कहने वाली थी कि ज्योति जी बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। तुमने ही कहा ना, उस औरत ने तुम्हारी माँ को मार डाला। तुम्हें क्या लगता है कि वो औरत तुम्हें बख्श देगी? ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो। वो दोनों माँ बेटी कुछ भी कर सकती हैं। भले ही मैंने उन्हें आउट हाउस में रहने भेज दिया है, फिर भी मैंने भी उन दोनों को एनालाइज किया है। वो दोनों बहुत चालाक दिमाग की है। इतने साल तक उन्होंने मिस्टर सहाय को बेवकूफ बनाकर रखा। उनके लिए तुम्हें मारना या फिर तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुँचाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम भी अब आर्यन पैलेस जाओगी। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। ऊपर से मेरा नालायक बेटा तुमसे नाराज है। अब उसे थोड़ी ना पता है कि तुम उन दोनों माँ बेटी से बदला लेने की प्लानिंग करके उन्हें यहाँ लाई हो। उसे मना लेना। और आते हुए उसके हाथ से नाइफ ले लिया और बोली, आयशा निया का सामान पैक कर दो। आयशा बोली, ओके मैडम। और फिर निया को लेकर चली गई। आयशा और निया दोनों सामान पैक कर रही थी। आयशा निया को छेड़ते हुए बोली,
मैडम आपको पता है बॉस ना आपको दीवानों की तरह चाहते हैं, बस उनमें ना एक्सेप्ट करने और कहने की हिम्मत नहीं है, बाकी आपसे प्यार तो पागलों की तरह करते हैं। ये सुनकर निया ने उसे देखा। आयशा उसे देखकर बोली, ऐसे मत देखिए, आपकी आंखें बाहर निकल आएंगी। निया बोली, तुम्हें कैसे पता? आयशा हंसते हुए बोली, सिर्फ मुझे ही नहीं, घर के सभी सर्विस स्टाफ को और उनके सारे दोस्तों को भी पता है। लगता है बस आपको ही नहीं पता, उनके साइलेंट लव के बारे में सबको पता था। उनके दोस्त उन्हें बहुत फोर्स करते थे कि वह आपको प्रपोज कर दे, पर वह बहुत डरते थे। आपको पता है अश्वथ सर ने दूसरा तरीका निकाला था। सर और मैडम को आपके बारे में बताकर आपका हाथ मांगने के लिए उन्हें यूएसए से बुला लिया था, क्योंकि सबको पता था बॉस आपसे कभी भी अपने दिल की बात कहने वाले तो है नहीं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना आप दोनों की अरेंज मैरिज करवा दी जाए। पर सच कहूँ, जैसा भी हो आप दोनों की फाइनली शादी हो गई, जिस भी हालत में हुई, पर अच्छा हुआ अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुई होते ना, तो आपकी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ होती। आदित्य सर कितने उदास हो गए थे और अश्वथ सर की छोटी गिलहरी भी कितनी उदास हो गई थी। निया मुस्कुराते हुए बोली, पता है मुझे, अश्वथ भाई बड़े होने के नाते सबका ख्याल रखते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो सबके डैडी हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। और दोनों हंसने लगी और पैकिंग करने लगे। खन्ना हाउस में मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना अव्यांश को गुस्से में घूर रहे थे। मिस्टर खन्ना बोले, बेवकूफ लड़के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिग बॉस अश्वथ आर्यन की लेडी के साथ बदतमीजी करने की? हमारी लेडी बॉस प्रेग्नेंट है, उसके पेट में आर्यन खानदान का वारिस पल रहा है। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पता भी है बिग बॉस हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ते, हम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाते सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता भी है कितनी मिन्नतें की है उसके एजेंट से, बड़ी मुश्किल से वो माने हैं, वरना वह हमें बैंकरप्ट करने वाले थे। तुम्हारी वजह से हम सड़क पर आ जाते। मिसेज खन्ना बोली, आज तक हमने तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला, तो तुमने क्या सोच लिया कि हम इतने अमीर और पावरफुल हैं कि तुम्हारी हर गलती को छुपा सकते हैं? तुमने तो सीधे इस शहर के यमराज की बीवी को ही हट करने की हिम्मत की। तुम्हें अंदाजा भी है उनका एजेंट विक्टर अपने लॉयर और लोगों को लेकर आया था, ऊपर से आजकल कुछ ज्यादा ही किसी से मार खाकर आ रहे हो। अव्यांश ने जब ये सुना उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह बोला, आप लोगों के कहने का मतलब है तिया? वह मतलब वो मिस्टर अश्वथ आर्यन की गर्लफ्रेंड? बीच में ही मिस्टर खन्ना बोले, इज्जत से नाम लो, अब वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रही, इज्जत से नाम लो, और वह बिग बॉस अश्वथ आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं बीवी है। समझ में आई बात? ये सुनकर अव्यांश को तो जैसे पैरालाइज का अटैक ही आ गया, वह भूत बनकर बैठा रहा। मिसेज खन्ना बोली, अब मुझे नहीं पता, तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, पता नहीं कब क्या कर दो और खुद को मौत के गड्ढे में गिरा दो। तुम आज ही ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तुम्हारा सामान पैक है, 1 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है। समझ में आई बात? हमारी कंपनी आर्यन कंपनी के रहमो करम पर पल रही है। ये जो दौलत देख रहे हो ना, जिस घर में तुम इतने ऐशो आराम से रह रहे हो, अगर आर्यन कॉर्पोरेशन ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया ना, तो एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। अव्यांश ने कुछ नहीं कहा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तिया मिसेज अश्वथ आर्यन बन चुकी थी और अब वो अश्वथ के बच्चे की मां बनने वाली थी। वो खुद कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। वह अच्छे से जानता था कि वह दोबारा तिया को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता, क्योंकि वह उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं था। उसे तो अपनी ही किस्मत पर हंसी आ रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि अंश, अहान और उसके दोस्त तिया को लेकर इतने प्रोटेक्टिव क्यों थे, क्योंकि वह लोग जानते थे कि तिया कौन थी। उसने चुपचाप अपने मॉम डैड की बात मान ली और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकल गया। वहीं आदित्य ने जब डॉक्टर गुप्ता और मिसेज जेना के बारे में न्यूज़ देखी, वह तो इतना खुश हो गया, पूछो ही मत। वह तो टीवी के सामने पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, चिप्स सब लेकर बैठ गया था और खाते हुए न्यूज़ देख रहा था, जैसे न्यूज़ नहीं कोई एक्शन मूवी देख रहा हो। वह चिप्स खाते हुए बोल, आई लव यू ब्रदर, मैं कब से चाहता था ये करना। फाइनली अब इस औरत को समझ आ गया होगा कि हमें छेड़ना कितना महंगा पड़ सकता है। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी ना, मैं तो कहता हूँ 2-4 झूठे केस भी डाल दो। फाइनली इस औरत का चैप्टर क्लोज हो गया। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनली आज खत्म हो गई।
तभी अनंत उसके कमरे में आई। वह बिना नॉक किए अंदर आ गई और बोली, उस टाइम के लिए सॉरी। क्या तुम नाराज हो? आदित्य ने उसकी आवाज सुनी और उसे देखकर आंखें छोटी करके बोला, किसी के कमरे में ऐसे आते हैं? जाओ नॉक करके अंदर आओ। ये सुनकर अनंत बोली, जब मैं अंदर आ गई हूँ तो मैं दोबारा वापस जाकर नॉक करके अंदर नहीं आने वाली, बल्कि चली जाऊंगी। मुझे यहाँ तुम लेकर आए हो और मुझे यहाँ भी तुम्हारी वजह से रहना पड़ रहा है, समझे? मुझ पर ऑर्डर झाड़ना बंद करो वरना करना शादी किसी मेरे फोटोग्राफ से। ये सुनकर आदित्य बोला, आई एम जस्ट किडिंग। तुम तो बुरा मान गई और अपने दांत दिखा दिए। कोई बात नहीं होता है, वैसे भी मैंने भी तो अपनी पूरी बात नहीं बोला था, मेरी बात ही डबल मीनिंग वाली थी। इट्स ओके, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता बिकॉज मेरा दिल बहुत बड़ा है ना, वो उसे समझाते हुए बोला। अनंत उसे देखकर बोली, अगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है तो 5 फुट 11 इंच की बॉडी में तुम्हारा इतना बड़ा दिल आ गया। ये सुनकर आदित्य उसे देखने लगा। अनंत ने अपने बालों की पोनीटेल कर रखी थी और डेनिम शर्ट के साथ जीन्स की छोटी पेंट पहन रखा था, जो शर्ट के घुटने तक लंबाई होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य बोला, आ जाओ मेरे पास बैठो, टीवी देखते हैं। अनंत के पास कोई काम तो नहीं था, इसलिए वह उसके पास उससे दूरी बनाते हुए सोफे पर बैठ गई। आदित्य ने न्यूज चैनल चेंज करके कार्टून चैनल लगा दिया और उस चैनल में डोरेमोन दे रहा था। अनंत बोली, तुम ये बच्चों वाला डोरेमोन देखते हो सीरियसली? ये सुनकर आदित्य बोला, डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप देखो, यह मेरा फेवरेट है। काश मेरे पास भी डोरेमोन होता तो मैं उस डोरेमोन से कहता कि मुझे कुछ ऐसा दे जिसे यूज करने से तुम मेरी वैल्यू समझो और मुझसे प्यार करो। हाय, ये मेरे बड़े बड़े सपने जो कभी पूरे नहीं होते। खाओगी? और चिप्स का पैकेट उसके आगे किया। अनंत ने जैसे चिप्स निकालना चाहा, आदित्य उसे टोकते हुए बोला, ज्यादा मत निकालना, ये जंक फूड है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अनंत ने ये सुनकर सोफे के सामने रखे कॉफी टेबल पड़े 2-3 चिप्स के पैकेट को देखा, टेबल पर रखे समोसे को देखा और चिप्स का पैकेट छीनते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे ज्ञान दूसरों को देने से पहले खुद के जीवन में पहले उतारना चाहिए? खुद तो खा रहे हो और दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। और चिप्स खाने लगी। आदित्य ने उसके हाथ से चिप्स का पैकेट छीन लिया और बोला, इट्स माई हॉबी, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दूसरे को ज्ञान देना, भले मैं उसे अपने जीवन में उतारूं या ना उतारूं। और चिप्स खाने लगा। अनंत ने दोबारा उसके हाथ से चिप्स का पैकेट छीन लिया। फिर क्या था? आदित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके खाने को कोई भी उसकी मर्जी के बिना खाए। अगर कोई उसके हिस्से के लॉलीपॉप को भी खा ले तो वहाँ पूरा आर्यन पैलेस सिर पर उठा लेता था। भले सामने बैठी लड़की ने उसका दिल चुरा लिया था, पर उसके खाने की चीज एक तरफ और वह लड़की एक तरफ। फिर क्या था? उसने झपट्टा मारकर चिप्स का पैकेट छीन लिया। अनंत ने फिर से छीन लिया और दोनों छीना झपटी करते हुए गुत्थमत गुत्था हो गए और अनंत आदित्य के ऊपर थी। वह बोली, मेरे साथ झगड़ा मत करो वरना बहुत मारूंगी, समझे? आदित्य उसे अपनी आंखें टिमटिमाते हुए देख रहा था और वह बहुत क्यूट लग रहा था। वैसे भी वह घर के सारे हैंडसम आदमियों में सबसे ज्यादा क्यूट था। अनंत को उसकी क्यूटनेस देखकर बहुत प्यार आ रहा था। वैसे तो अनंत बिल्कुल अश्वत्थ के स्वभाव की थी। वह ब्लैक सोल की सबसे खतरनाक और स्मार्ट मेंबर थी और कभी भी अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनती थी, इसलिए अभी तक सिंगल पड़ी थी। पर उसने जब से आदित्य को देखा था उसे आदित्य बहुत क्यूट लगता था। उसने पहली बार आदित्य को 7 साल पहले हॉस्पिटल में देखा था, जब वह अश्वत्थ को हॉस्पिटल में एडमिट कराने ले गई थी और सबसे पहले कॉल करके उसने आदित्य को ही बुलाया था। आदित्य छोटे बच्चे की तरह रो रहा था और हॉस्पिटल के छोटे से मंदिर में आलती पालती मारकर बैठ गया था और रोते हुए अपनी नाक को पोंछते हुए भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके भाई को ठीक कर दे। अगर उसके भाई को ठीक कर दिया तो वह उन्हें 10 किलो लड्डू चढ़ाएगा। पता नहीं क्या क्या लालच दे रहा था और तो और धमकी भी दे रहा था। अनंत दूर खड़ी यह सब देख और सुन रही थी। आदित्य पहला ऐसा लड़का था जो वायरस की तरह उसके दिमाग और दिल में जबरदस्ती घुस आया था, जिसे अपनी 1000 कोशिशों के बाद भी अनंत अपने दिल और दिमाग से डिलीट नहीं कर पाई थी। उसने अनजाने में ही अनंत के दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा था। तब आदित्य 18 साल का था जब अनंत ने इस बारे में एलन को बताया। एलन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ओह माय गॉड अनंत, सीरियसली तुम्हारे दिल और दिमाग में एक रोतलू लड़के ने कब्जा कर रखा है जो भगवान को रिक्वेस्ट के साथ रिश्वत और धमकी दोनों दे रहा था। ओह माय गॉड।
और अनंत पर खूब हंसा था। आदित्य ही वो वजह था जिसकी वजह से अनंत ने ब्लैक सोल छोड़ा था, पर वो कभी भी आदित्य से नहीं मिल पाई क्योंकि आदित्य हमेशा अपने भाई के साथ रहता या फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। अगर कभी अकेला होता भी अनंत कभी भी उसके सामने नहीं जाती थी, पर वह हमेशा से आदित्य को स्टॉक करती थी। वह तो गनीमत थी कि आदित्य को कभी पता नहीं चला कि कोई लड़की उसे हर जगह स्टॉक करती है, वरना पता नहीं वह क्या करता। अनंत अच्छे से जानती थी कि अगर आदित्य को पता चला कि वो ब्लैक सोल से है, वह उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। उस दिन भी वो उससे गलती से टकरा गई थी और जानबूझकर उसका वॉलेट और वॉच ले गई थी। उसने आदित्य को देखा जो उसे टुकुर टुकुर देख रहा था। अनंत ने अपनी उंगलियों से उसके जबड़े को पकड़ा और उसके लिप्स को जोर से किस कर लिया। आदित्य की हैरानी के मारे आंखें बड़ी हो गई। अनंत उससे दूर हो गई। आदित्य उसे आंखें फाड़कर देख रहा था। उसे होश में आने में कुछ वक्त का टाइम लगा। वह होश में आया और जब उसे रियलाइज हुआ कि अनंत ने उसे किस किया, वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मोरी मैया, मुझे बचाओ, और अनंत को धक्का दिया। बेचारी अनंत सोफे से फर्श पर जोर से गिरी। आदित्य हड़बड़ाते हुए सोफे से उठा और भागकर बाहर की ओर जाते हुए बोला, हे भगवान, इस लड़की ने मेरी फर्स्ट किस ले ली। अरे मुझे यह अपने फर्स्ट नाइट में अपनी बीवी को देना था। तुम बहुत गंदी हो, तुमने मुझे अपवित्र कर दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी मुझे किस करने की। वो रुककर अनंत को देखकर बोला। अनंत भी अब खड़ी हो गई थी। अनंत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा मतलब मुझसे शादी नहीं करने वाले हो। आदित्य बोला, तुमसे ही शादी करनी है, पर तुम तो सीधे मेरी इज्जत पर हाथ डाल रही हो। मेरी भी कोई इज्जत है और इधर पास क्यों आ रही हो। दूर हटो, वहीं पर रुको। पर अनंत उसकी तरफ बढ़ने लगी और आदित्य पीछे की ओर हटने लगा। वह बोला, कहा ना स्टॉप, आगे मत बढ़ो। और पीछे हटते हटते वह दरवाजे से सट गया। अनंत बिल्कुल उसके पास आ गई। आदित्य हैरान परेशान ब्लश करता हुआ बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। अनंत उसे देखकर मुस्कुराए। आदित्य डरते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। अनंत बोली, तुम्हें पता है जब तुम ब्लश करते हो ना और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। तुम शर्मा रहे हो। आदित्य ने जल्दी से अपने दोनों गाल पर अपने हाथ रख लिए और बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुझे किस करती ना ये सब होता। अब पीछे हटो। अनंत उसे प्यार से देखने लगी। आदित्य मन में सोचने लगा, अचानक से चोरनी को क्या हो गया है। यह मुझे इतने अफेक्शन के साथ क्यों देख रही है। ठीक है, मैं बहुत प्यारा हूँ, बहुत क्यूट हूँ। सुबह तो मुझसे इतना इरिटेट हो रही थी, अचानक से इतना अफेक्शन दिखा रही है। कुछ तो लोचा है। ऊपर से मेरी फर्स्ट किस भी ले ली। चोरनी ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपनी इज्जत बचाकर रखनी पड़ेगी। वह बोला, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे खा ही जाओगी। देखो, हालांकि मैं बहुत सारी मीठी चीजें खाता हूँ, पर मैं जरूरी नहीं है कि मीठा हूँ। और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम नॉन वेज खाती होगी। मुझे ऐसे देखना बंद करो और मुझसे ना 100 मीटर की दूरी बनाकर रखो। अनंत उसे देखकर बोली, तुम इतना क्यों डर रहे हो। अब क्या हुआ, अब मेमने की तरह मिमिया रहे हो। तुम तो आदित्य आर्यन हो ना, अब क्या हुआ। आदित्य बोला, अरे अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया कि मैं आदित्य आर्यन हूँ, इस घर का सबसे क्यूटेस्ट और हैंडसम बॉय। और तभी उसकी नजर अनंत पर पड़ी जो उसके कुछ ज्यादा ही करीब थी। उसका गला सूख गया और वह जो कह रहा था उसके गले में ही अटक गया। मैंने कहा ना मुझसे 100 मीटर की दूरी पर रहो, पर तुम तो मैग्नेट की तरह और चिपक रही हो। दूर हटो, दूर हटो। पर अनंत अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली, उल्टे अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे। उसके दोनों हाथों के बीच में आदित्य फंस गया था। आदित्य मन में बोला, ओह गॉड प्लीज सेव मी। यह चोरनी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। मुझे तो इसका ऐसा बिहेवियर हजम नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ, पर इसको देखकर पता नहीं हार्टबीट रोलर कोस्टर जैसी हो गई है, ऊपर नीचे हो रखी है। अनंत ने आदित्य को ध्यान से देखा जो घबराया हुआ था। अनंत को उसे परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। वह बोली, ठीक है मैं दूर हट जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। अगर शर्त मान जाते हो तो 100 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करूंगी। आदित्य जल्दी से बोला, कैसी कंडीशन, जल्दी बताओ, आई एम रेडी। अनंत बोली, अरे क्यूटी कंडीशन तो सुन लो, क्या पता बाद में पछतावा हो।
आदित्य ने जब क्यूटी सुना उसके कान और गाल लाल होने लगे, वह ब्लश करने लगा। वह खुद को संभालते हुए बोला, बताओ कंडीशन क्या है? मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अनंत ने उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी और बोली, किस मी। आदित्य, जिसका ध्यान सिर्फ उससे दूर भागने पर था, वह बोला, बस यही। तुम्हें किस चाहिए? और फिर अचानक समझ आने के बाद अनंत को घबराई नजरों से देखने लगा और बोला, तुम्हें किस चाहिए? मैं नहीं करने वाला। तुम्हें किस? बिल्कुल भी नहीं। तुम तो मेरा फायदा उठा रही हो। और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अनंत उसके करीब जाकर अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोली, तुमने ही कंडीशन मानी है। मैंने तो कहा था कंडीशन सुन लो फिर बताना, पर तुम्हें ही जल्दी थी। अनंत जब ये कह रही थी, उसके होंठ बार बार आदित्य के कान को टच हो रहे थे और वही आदित्य का दिल रोलर कोस्टर की तरह हो गया था। उसकी हालत शर्मीली लड़की की तरह हो गई थी। अनंत उससे दूर हो गई और आदित्य को देखा, जो अपने गालों पर हाथ रखकर खड़ा था। अनंत ने उसे देखा और मुस्कुराई और बोली, सो क्यूटी। होने वाली मिसेज आदित्य आर्यन को किस नहीं करोगे? आदित्य ने उसे देखा, जिसकी आंखों में शरारत वह साफ देख सकता था। आदित्य जल्दी से बोला, मुझे किस करना नहीं आता, और अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। ये सुनकर अनंत को बहुत हंसी आई। वह अपनी हंसी छिपाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ, सिंपल है। और उसके दोनों हाथों को हटाया। आदित्य ने अपनी आंखें खोलकर देखा। अनंत उसके होठों को किस करने वाली थी कि आदित्य उसे धक्का देकर दूर करते हुए बोला, मुझे नहीं सीखना किस करना। तुम मुझे सिखाने का झांसा देखकर मेरा फायदा उठाना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बुद्धू बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकती। वह एटीट्यूड में बोला। अनंत को यही तो पसंद था, उसके बिना सिर पैर की बातें और उसका भोलापन। अनंत बोली, अगर तुम्हें किस करना नहीं आएगा तो फर्स्ट नाइट में क्या करोगे? आदित्य बोला, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? अनंत बोली, तुम मुझसे शादी करोगे ना? क्या मुझे पहली रात को कार्टून दिखाओगे? ये सुनकर आदित्य को रियलाइज हुआ कि वह कुछ भी बोले जा रहा है, और जब अब उसने फर्स्ट नाइट के बारे में गौर किया, वह दरवाजा खोलकर बिना रुके भाग गया और फिर भागते हुए सीधे नीचे आया और गार्डन में चला गया और झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया। अब वही जाने इतने बड़े आर्यन पैलेस को छोड़कर वह झाड़ियों में जाकर क्यों छिपा था। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढांक लिया। वही अश्वत्थ ने सबको सख्त हिदायत दी थी कि गलती से भी तिया को अपनी मां के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वह नहीं चाहता था कि तिया इस हालत में ये सब फेस करे और उसे किसी भी तरह का शौक लगे। वो अच्छे से जानता था कि तिया सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। इसलिए सब अपने कमरे में न्यूज देख रहे थे। ये जानकर दादाजी को तारुश पर और जेना पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो लोग उन्हें चैन से जीने क्यों नहीं देते। क्या पहले जो उन्हें तकलीफें दी थी वो कम थी? दादाजी शौक भी थे कि उनके बड़े बेटे और बहू का एक्सीडेंट प्लान किया गया था। उन्होंने वैसे भी सालों तारुश से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, पर अब उन्हें उससे बेहद नफरत हो रही थी कि उसकी वजह इतने लोगों की जाने गई आशीष, नंदिता, उज्ज्वल और ओमजा। वो सबसे ज्यादा इस बात से गुस्सा थे कि उनकी वजह से अश्वत्थ और आदित्य को इतनी तकलीफें सहनी पड़ी। उनके कर्मों की सजा उन्हें ही भुगतना पड़ रहा था, जबकि उन्होंने तो उनकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया था, ना ही किसी भी तरह से गलती से भी उन्हें हर्ट किया था। हृदय ने भी यह न्यूज देखा, उन्हें भी सदमा लग गया था। वह भी सोचते थे कि उज्ज्वल का बस एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जान चली गई थी। उन्हें आज पता चल रहा था कि उन्हें मरवाया गया था। उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा था। लिप्सा उनकी ऐसी हालत देखकर अपनी माँ से बोली, मम्मी सच सच बताना, डैड उस उज्ज्वल आनंद से प्यार करते थे ना? ईदिया ने उसे देखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं था। अगर प्यार करते तो मुझे तलाक देकर उसके साथ घर नहीं बसा लेते, ना कि उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ते। तुम्हारे डैड ने पैसों के लिए ही अपने बॉस का साथ दिया था, समझी? ऐसी बकवास मत करो कि वो उससे प्यार करते थे। लिप्सा बोली, प्लीज मम्मी इतनी भी गलतफहमी में मत रहिए। डैड अगर उससे प्यार नहीं करते तो उस तिया को इतने प्यार से नहीं रखते, उससे इतना प्यार नहीं करते तो उसकी औलाद को नहीं रखते। 4 दिन कुत्ते को भी रख लो अपने साथ, उसे भी लगाव हो जाता है, और इंसान के पास तो इमोशंस होते हैं। डैड भी उसके प्यार में पड़ गए थे और आज भी प्यार करते हैं। मैंने उन्हें उस उज्ज्वल की फोटो को सीने से लगाकर छिपकर रोते हुए कई बार देखा है।
ये सुनकर ईदिया के होश उड़ गए। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके इतने इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद भी उन्होंने तिया को अपने साथ रखा। भले ही वो यह नहीं दिखाते थे कि वो उज्जवल से प्यार करते थे, पर तिया को अपने सीने से लगा कर रखते थे। भले ही उनके गलत इल्जाम लगाने की वजह से उन्होंने तिया के साथ बहुत गलत किया था और उसे मारा भी था, पर प्यार भी बहुत करते थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि हृदय का गुस्सा कितना खतरनाक था वह जानती थी, और अगर वह मरने की भी धमकी देती है तो कोई फायदा नहीं था। हृदय को पहले भी उसकी इस धमकी से कोई असर नहीं हुआ था। तिया को लेकर उन्होंने 23 साल पहले बहुत बवाल मचाया था, मरने की धमकी दी थी, घर छोड़कर जाने की धमकी भी दी थी, इनफैक्ट लिप्सा को लेकर चली भी गई थी। 1 साल बीत गए पर ना हृदय उसे मनाने आए ना लेने आए, आखिर में वो खुद ही वापस आ गई थी। ओरियन को उसकी डेट कम शिकायत सभा लग रही थी। ओजल ने शिकायतों की बौछार करके रख दिया था। ओरियन को बहुत पछतावा हो रहा था कि वह डेट के लिए माना ही क्यों। उसकी हालत खराब हो गई थी। ओजल चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओरियन सिर पकड़कर बैठा हुआ था। ओजल बोली, मुझे ना तुम्हारा ये साइलेंट लव समझ ही नहीं आया, और अब भी तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है क्यों? बोल सकते हो ना आई लव यू। ओरियन कुछ नहीं बोला। ओजल बोली, आंसर मी, तुम मुझे देखकर हमेशा से भाग जाते थे। क्यों? मैं क्या तुम्हें खा जाती? बोलो बोलो। ओरियन क्या ही जवाब देता, वह चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। ओजल फिर बोली, तुम्हें सिल्वर बालों वाला मॉन्स्टर कहते हैं, पर तुम मुझे देखकर भाग खड़े हो जाते थे। ओरियन बोला, मैं अभी आया और जल्दी से भाग गया। ओजल उसे देखती रह गई। ओरियन मेंस वॉशरूम में जाकर चैन की सांस लेकर बोला, ओह माय गॉड, ये लड़की मेरी जान ही खा गई थी। इतनी कंप्लेंट्स। निया रात तक आर्यन पैलेस पहुंच गई थी। मिराज उससे नाराज था। निया को देखकर भी मिराज ने उसे इग्नोर कर दिया, पर वह सोच रहा था कि निया यहाँ क्या कर रही है। प्रत्यूष ने एक सर्वेंट से कहकर निया का सामान मिराज के रूम में शिफ्ट करवा दिया। वहीं सब लोग आदित्य को खोज रहे थे। ओजस बोला, आज मेरा यहाँ सिल्ली बहस कहाँ चला गया, वरना जब देखो तब आंखों के सामने ही होता था, पता नहीं कहाँ चले गए। उन लोगों ने पूरे आर्यन पैलेस में छान मारा था, पर वह नहीं मिला था। व्योम बोला, रुको मैं उसका लोकेशन चेक करता हूँ। और चेक किया तो उसका फोन गार्डन का लोकेशन दिखा रहा था। व्योम बोला, वह तो गार्डन में है। ये सुनकर ओरमन बोला, है ने, गार्डन में इतनी रात को कर क्या रहा है? पौधों को पानी तो नहीं दे रहा होगा। एक दिन गार्डन में काम करने बोलो, उसी से उसके नखरे शुरू हो जाते हैं। हाय मेरी ब्यूटी, हाय मेरी स्किन कहकर पल्ला झाड़ लेता है। आज क्या हो गया है? गार्डन में इतनी रात को कर क्या रहा है? चलो देखते हैं। और सारे लोग गए, जबकि निया मिराज को मनाने के लिए उस रूम में गई जहां मिराज रहता था। मिराज का सोच सोचकर बुरा हाल हो गया था कि आखिर निया यहाँ क्या कर रही है। उसे तो घर पर होना चाहिए और वह अपना सामान भी लेकर आई है। ये सब कुछ उसे हजम नहीं हो रही थी। निया अंदर आई, ये बात सबको पता थी। दोनों के दोनों शर्मीले स्वभाव के थे। निया पहले भी मिराज से बस हाय हेलो तक की बात करती थी। उसने कभी भी उससे ढंग से बात नहीं किया था, और वहीं मिराज ने भी कभी ज्यादा बात नहीं की थी। बस वह तो गोवा ट्रिप थी जिसमें दोनों की बातें हुई थी। ऊपर से उसकी हरकत रूठी हुई बीवी की तरह थी, जो अपनी बीवी से नाराज होकर आया था। उसकी बीवी उसे मनाने आई थी। निया अंदर आई, वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बात शुरू करे। वह अपने दोनों हाथों की उंगलियों को रगड़ रही थी। वो काफी नर्वस थी। मिराज सोफे पर बैठकर काम कर रहा था। उसने निया को ऐसे खड़ा देखा और बोला, ये सब कुछ उसे हजम नहीं हो रही थी। निया अंदर आई, ये बात सबको पता थी। दोनों के दोनों शर्मीले स्वभाव के थे। निया पहले भी मिराज से बस हाय हेलो तक की बात करती थी। उसने कभी भी उससे ढंग से बात नहीं किया था, और वहीं मिराज ने भी कभी ज्यादा बात नहीं की थी। बस वह तो गोवा ट्रिप थी जिसमें दोनों की बातें हुई थी। ऊपर से उसकी हरकत रूठी हुई बीवी की तरह थी, जो अपनी बीवी से नाराज होकर आया था। उसकी बीवी उसे मनाने आई थी। निया अंदर आई, वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बात शुरू करे। वह अपने दोनों हाथों की उंगलियों को रगड़ रही थी। वो काफी नर्वस थी। मिराज सोफे पर बैठकर काम कर रहा था। उसने निया को ऐसे खड़ा देखा और बोला, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, तुम्हारे लिए खड़ा रहना है ठीक नहीं है। निया जो सोच रही थी कि मिराज को कैसे मनाए।
वह अचानक से होश में आई और बोली, वह मिराज उसे देखकर बोला, कुछ बोलना है तो जल्दी बोलो। निया को मिराज का ऐसे बोलना बुरा लग गया और अब वो मनाने के बजाय उससे ही नाराज हो गई और पैर पटकते हुए अपने लगेज की तरफ बढ़ गई। मिराज को उसका ऐसे करना बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बेचारे को क्या पता था कि प्रेग्नेंट बीवी का कोई भरोसा नहीं, कब मूड स्विंग हो जाए। उसने अभी तक अश्वत्थ की तरह बीवी के नखरे नहीं उठाए थे, इसलिए उसे इन सब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। वह दोबारा से अपना काम करने लगा। वहीं निया उसके एक बार भी ध्यान नहीं देने से और ज्यादा उससे नाराज हो गई और उदास भी हो गई। वो मन में बोली, आयशा तो कह रही थी कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यही है प्यार, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं, कोई प्यार नहीं करते हैं। और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली गई। गार्डन में सारी लैंप्स जल रही थी, इसलिए वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। ओरमन बोला, गार्डन में कहाँ है? अब छोटा सा कीड़ा मकोड़ा बन गया है क्या, जो दिखाई नहीं दे रहा है? व्योम बोला, उधर उधर, और झाड़ियों की तरफ इशारा किया। कुशाल हैरान होकर बोला, झाड़ियों के पीछे? हेने, झाड़ियों के पीछे वह कर क्या रहा है? खरगोश तो है नहीं। फिर वह लोग झाड़ियों के पीछे गए तो देखा वहाँ पर आदित्य आराम के साथ सो गया था। सबने अपना सिर पीट लिया और हंस बोला, हम लोग इसे इतना ढूंढ रहे हैं और ये तो सबको परेशान करके आराम के साथ सोया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर इसे इतनी नींद आ रही थी और सोना ही था तो अपने रूम में सो जाता, यहाँ पर झाड़ियों में सोने की क्या जरूरत थी? ओरमन घुटनों के बल बैठकर आदित्य का गाल थपथपाते हुए बोला, हे घर के लाउड स्पीकर उठ जाओ, क्यूट शैतान के नाती उठ जाओ, यहाँ कौन सोता है? और उसे उठाया। आदित्य अंगड़ाया लेते हुए उठा और बोला, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जब उसने अपनी आंखें खोली सबको खुद को ऐसे बुरी तरह से घूरते पाकर बोला, क्या हुआ, तुम लोगों ने मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया? ओरमन बोला, पहले तो तुम ये बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? यहाँ पर झाड़ियों में क्यों सो रहे थे? कोई सांप बिच्छू काट लेता तो तुम मर भी जाते, हम लोगों को पता नहीं चलता। तुम्हें कोई आइडिया भी है? आदित्य ने फिर अपने आसपास नजर दौड़ाई और फिर अपने सिर पर मारकर बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था, यहीं पर सो गया। प्रत्युष जल्दी से बोला, अब बताओ तुम यहाँ पर झाड़ियों में क्या कर रहे थे? आदित्य अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, मैं नहीं बताऊंगा। मैं कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ? मेरी इज्जत जाते जाते बची है। ये सुनकर सब बोले, क्या यह तुम्हारी इज्जत जाते जाते बची है? क्या हो गया? किसने क्या किया? आदित्य बोला, मुझे नहीं बताना। ओरमन खींचकर बोला, सीधे बताओ नहीं तो मैं अभी अश्वत्थ को बुलाता हूँ। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। आदित्य बोले, ठीक है बता रहा हूँ। और अपने चेहरे से अपने हाथों को हटाया और बोला, भाई को बुलाने की जरूरत नहीं है, वह दरअसल वह चोरनी। ओहस बोला, तुम्हारी चोरनी का एक नाम भी है अनंत, तुम नाम भी ले सकते हो, वह तुम्हारी होने वाली घरवाली है। आदित्य बोला, पता है मुझे, पर मुझे चोरनी बोलना अच्छा लगता है, आफ्टर ऑल उसने मेरा दिल से चुराया है। ओजस चिढ़ते हुए बोला, ठीक है उसने तुम्हारा दिल चुराया है, किडनी, फेफड़े, गुर्दे को छोड़ दिया। ये सुनकर आदित्य उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, इससे किडनी, फेफड़े और गुर्दे का क्या कनेक्शन है? ओजस बोला, तुमने ही तो कहा दिल चुरा लिया है। मैं सोच रहा था कि इन बाकी बॉडी पार्ट्स को क्यों छोड़ दिया। ओके फॉरगेट इट, अब बताओ उसने ऐसा क्या किया कि तुम यहाँ पर आकर झाड़ियों में छिप गए, यहीं पर अपना डेरा डाल दिया? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पर घर बसाने का इरादा है। आदित्य बोला, क्या बताऊं? ओहस बोला, जो हुआ है तुम्हारे साथ वह बताओ। वह तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकली। आदित्य खोया हुआ बोला। ये सुनकर कुशाल बोला, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया, मतलब पैसे लेकर भाग गई क्या? आदित्य उसे देखकर बोला, नहीं मेरा मतलब उससे नहीं था। कुशाल कंफ्यूज होते हुए बोला, फिर तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे बोलो ना। आदित्य बोला, उसने मुझे किस कर लिया और अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। सब उसे अजीब तरह से घूरने लगे और बोले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। आदित्य ने अपने चेहरे से अपने हाथों को हटाया और बोला, रिटर्न किस भी मांगा। और रमन अपना सिर पीटते हुए बोला, तुम्हारा क्या करूं मैं। दूसरों को बड़े उपदेश दे रहे थे कि उन्हें लड़कियों से कैसे अपने दिल की बात कहनी है, और यहाँ पर खुद तुम इस दुनिया के हो ही नहीं। मतलब वो लड़की तुम्हें पसंद है, उससे तुम शादी करना चाहते हो। अब उस लड़की ने तुम्हें किस कर लिया, कौन सा तुम पर पहाड़ टूट गया। उसने लड़की होकर भी तुम्हें किस किया और तुम वहां से भाग कर आ गए। आदित्य बोला, हाँ नहीं तो क्या करता, वह तो मुझे कच्चा ही चबा जाती किस करना सिखाने के बहाने। इसलिए मैं भाग कर आ गया, और मैंने ना अपने फर्स्ट नाइट के लिए अपनी किस बचा कर रखी थी, मैंने किसी को नहीं दिया था। और उसने रोने जैसे शक्ल बना ली और बोला, उसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। अब वह मेरे दिल के साथ साथ मेरे किस की भी चोर है। पता मैंने किसी को भी किस नहीं किया था, उसने मुझे किस कर लिया। पता है जब उसने मुझे किस किया मुझे 440 वोल्ट का झटका ही लग गया। वह तो गनीमत थी कि मैं बेहोश नहीं हो गया। उन सब को समझ आ रहा था कि इस बच्चे को समझाने का कोई फायदा नहीं है, यह अपना ही आदित्य पुराण सुनाएगा। भले ही दूसरों के ऐसे मामलों में उनको ज्ञान देगा, लेकिन खुद के मामले में नील बटे सन्नाटा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे कह रहे हो कि इन महाशय को कैसे समझाएं। आदित्य ने दोबारा अपना चेहरा छुपा लिया और बोला, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। उन सबको आदित्य एकदम इनोसेंट पप्पी लग रहा था। आदित्य ने जब किसी की आवाज नहीं सुनी, उसने अपने बीच की उंगलियों को हटाया और देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके सामने जो इंसान था उसे देखकर उसके होश उड़ गए और वह पीछे की तरफ लुढ़क गया और घुटनों के बल चलकर भागने की कोशिश करने लगा, पर उस इंसान ने तेजी से उसका रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। आदित्य अब क्या करता। वह चुपचाप वहीं पर आलथी पालथी मारकर बैठ गया और बोला, चोरनी तुम यहाँ क्या कर रही हो, और सारे के सारे आदमी कहाँ चले गए। अनंत ने उसे देखा। आदित्य कपड़ों पर गार्डन की मिट्टी लग गई थी और उसके बालों में झाड़ियों की पत्तियां लगी हुई थी। अनंत ने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। वह बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या हालत बना रखी है। आदित्य ये सुनकर नर्वस हो गया और अपनी नजर जमीन पर गड़ा दी और बोला, वह तो मैं यहाँ पर वॉक के लिए आया था, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम। अनंत बोली, मुझे पता नहीं था, कुछ लोग ऐसे भी वॉक करते हैं। तुम यहाँ पर वॉक नहीं कर रहे थे, कुछ और ही कर रहे थे, और ऐसे झाड़ियों के बीच चेहरा छुपाकर क्यों बैठे थे। और ऐसे जमीन को घूरना बंद करो, तुम्हारे ऐसे देखने से जमीन में छेद हो जाएगा। आदित्य हड़बड़ाकर उसे देखने लगा और मन में बोला, इस वक्त तो बड़ी खड़ूस बन रही है, उस वक्त तो मुझे परेशान कर रही थी। आदित्य कुछ सोचकर बोला, बाकी लोग कहाँ गए। अनंत बोली, वह लोग चले गए, वह सब कह रहे थे कि तुम्हें समझाना मतलब पत्थर पर अपना सिर फोड़ना है। अब अच्छे बच्चे की तरह खड़े हो जाओ और कमरे में जाकर खुद को देखो, ऐसे लग रहे हो जैसे छोटा सा बच्चा मिट्टी में लौट कर आया हो। आदित्य चुपचाप खड़ा हो गया और ऐसे भागा जैसे कोई भूत देख लिया हो। अनंत उसे हैरान होकर देखने लगी। वहीं ओरियन को ना आते देख ओजल का दिमाग खराब हो गया और वह दंदनाते हुए वहां से उठकर मेंस वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और सीधे मेंस वॉशरूम में घुस गई। मेंस वॉशरूम में एक लड़की को देखकर लड़के जोर से चिल्लाने लगे। एक लड़का बोला, वो हेलो मैडम, आप अंधी हो क्या, ऐसे जेंट्स बाथरूम में क्या कर रही हो। एक आदमी बोला, हद है, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, बेधड़क मेंस वॉशरूम में घुस आई हो। उनकी बातें सुनकर और ओजल को रियलाइज हुआ कि वह मेंस वॉशरूम में आ गई है और वह खुद चिल्लाते हुए बाहर भाग गई। ओरियन ने उसे देख लिया था, उसने अपना सिर पीट लिया। वह मन में बोला, हे भगवान, ये लड़की करना क्या चाहती है, सीधे जेंट्स बाथरूम में ही घुस आई, कुछ देर वेट नहीं कर सकती थी। ओरियन ने सबसे कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। उसकी आवाज सुनकर सबने उसे देखा और अपने सामने सिल्वर बालों वाले मॉन्स्टर को देखकर उन लोगों की बोलती बंद हो गई। एक लड़का डरते हुए बोला, सर अगर वह आपकी गर्लफ्रेंड है तो प्लीज उसे यह समझाए, ऐसे वह जेंट्स लोगों के वॉशरूम में नहीं आ सकती। ओरियन ने जवाब दिया, आई नो, आई एम सॉरी, और वहां से जल्दी से निकल गया और अपने प्राइवेट रूम में पहुंचा जहां ओजल इधर उधर चक्कर काट रही थी। ओरियन बोला, आप वहां पर कर क्या रही थी। ओजल उसे देखकर बोली,
तुम इतनी देर तक वहाँ पर क्या कर रहे थे? ओरियन बोला, जेंट्स वॉशरूम में लड़के क्या करते हैं? लड़कियों की तरह मेकअप नहीं करते हैं। ओजल कुछ बोल नहीं पाई और बोली, तुम बहुत देर से नहीं आ रहे थे इसलिए मैं देखने आ गई, सॉरी। ओरियन के कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेट लिए और उसके गले लग गई। बेचारा ओरियन, उसकी हार्टबीट रोलर कोस्टर जैसी हो गई थी। आर्यन पैलेस में अश्वथ ने जैसे ही डोर ओपन किया, तिया ने उसे डरा दिया। वो दरवाजे के पास छिप गई थी। बूम! पर अश्वथ नहीं डरा। तिया उदास होकर बोली, डरना था ना आपको? अश्वथ ने उसे अपने बाहों में ले लिया और बोला, छोटी गिलहरी बचपना नहीं, क्या कहा था तुमने? तिया बोली, सॉरी। अश्वथ बोला, हाँ, और तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया ना? तिया ने कुछ जवाब नहीं दिया और दूर होते हुए बोली, नहीं। अश्वथ उसे छोटी आंखें करके घूरते हुए बोला, सच में? तुम बात मान जाओ, ये हो ही नहीं सकता। अब बताओ क्या खाया? तिया अपने दांत दिखाते हुए बोली, चॉकलेट। और अश्वथ से लिपट गई और बोली, बस चॉकलेट खाया है। अश्वथ ने उसके सिर को सहलाया और बोला, आज के लिए इतना ही दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।